हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने प्रीवियस 2 वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था सी प्लस प्लस का और ऑपरेटर्स के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम कुछ सिंपल प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे जिससे एक आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से प्रोग्राम वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं कि सी प्लस प्लस में जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं, लाइक सी प्लस प्लस हेडर्स, क्लास डेफिनेशन, मेंबर फंक्शन डेफिनेशन एंड मेन फंक्शन। सी प्लस प्लस हेडर से मतलब है कि ऐसी हेडर फाइल्स जो हमारे प्रोग्राम्स के लिए रिक्वायर्ड है। हेडर फाइल क्या होती है, उसके अंदर कुछ पहले से बने हुए फंक्शंस होते हैं या कुछ कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं या और भी चीज़ें होती हैं जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो उसे यूज़ करने के लिए हम सबसे पहली लाइन लिखते हैं सी प्लस प्लस हेडर्स की। देन क्लास, यदि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो क्लास की डेफिनेशन आती है, उसके मेंबर फंक्शंस आते हैं एंड देन मेन फंक्शन बनाया जाता है। तो इनिशियली हम सीखने वाले हैं मेन फंक्शन की प्रोग्रामिंग, मतलब हम केवल मेन पार्ट बनाएंगे। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सी प्लस प्लस क्या है, सी का एडवांस वर्जन है हम कह सकते हैं, या सी में कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड किए गए हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। जब हमने सी में ऊप्स को ऐड किया तो क्या बन गई, सी प्लस प्लस। तो ये जो मैं ऊपर की क्लास डेफिनेशन एंड फंक्शन मेंबर फंक्शन डेफिनेशन की बात कर रही हूँ, ये ऊप्स के कंसेप्ट्स हैं। ठीक, यदि हम केवल इस प्रोग्राम की बात करें तो पहले हमें ये सीखना होगा कि हम एक सिंपल प्रोग्राम कैसे बनाते हैं विदाउट यूजिंग क्लास और विदाउट इम्प्लीमेंटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम इससे पहले हम सीखते हैं। तो जब हम सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं तो स्टार्टिंग में हमारा हेडर सेक्शन होता है, यानी हेडर फाइल हम डिक्लेयर करते हैं हैश के साथ में। यहाँ मैं ऐसे लिख देती हूँ, हेडर फाइल लिखेंगे हम यहाँ, जो भी हेडर फाइल इंक्लूड करनी हो। देन होता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। देन आपका यदि कोई फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने हैं तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। देन आता है मेन सेक्शन। मेन सेक्शन को करली ब्रेस से स्टार्ट किया जाता है। इसके अंदर फिर जैसे ऊपर हमारा ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, यहाँ पर लोकल वेरिएबल होंगे। बाकी की कोडिंग यहाँ पर हम करेंगे एंड लास्ट में करली ब्रेस क्लोज होगा। तो एक ही जनरल स्ट्रक्चर मैंने बताया है जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। प्रोग्राम में प्रोग्राम बनाने के पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा मीन्स जो भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वहाँ वैल्यू यूज़ कर रहे हैं इंटीजर टाइप की, मीन्स नंबर्स हो रहे हैं या स्ट्रिंग टेक्स्ट टाइप का डेटा है या रियल नंबर्स हैं, जो भी तरह का डेटा आप यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डेटा। और इसका कोई ना कोई टाइप होता है। वो टाइप कौन कौन सा हो सकता है, यहाँ पर हमने समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ। पहला डेटा टाइप है बूल। यदि बूल डेटा टाइप लेते हैं दैट मीन्स यू कैन स्टोर लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू क्या होती है, ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में आप स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड डेटा टाइप इज कैरेक्टर। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेमोरी में कितनी बाइट लेते हैं। यदि मान लीजिए आपने कोई बूल टाइप का वेरिएबल यूज किया है, यदि आपने बूल टाइप का वेरिएबल यूज किया है, मान लीजिए बूल ए लिखा है, तो जो ए वेरिएबल है वो मेमोरी में 1 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। ठीक, इसके बाद कैरेक्टर। कैरेक्टर में ये भी 1 बाइट लेता है मेमोरी में, और इसमें जो वैल्यू है -128 से +127 तक की वैल्यू स्टोर हो सकती है। कैरेक्टर का मतलब वैसे तो A to Z होता है या स्मॉल a to Z होता है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि वैल्यू स्टोर हो सकती है -128 से +127। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो भी हम अल्फ़ाबेट वगैरह डालते हैं वो कन्वर्ट होके न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर होता है, तो इसलिए हम हमारी जो रेंज है वो भी न्यूमेरिक है।
नाउ अनसाइंड कैरेक्टर का मतलब है कि हम नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं करना चाहते। जब नेगेटिव नहीं करेंगे तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है, नेगेटिव वाली जो रेंज है वो भी पॉजिटिव में इंक्लूड हो जाएगी, तो हमारी टोटल रेंज बढ़ जाएगी 255 तक का वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। देन शॉर्ट इंट। अब ये जो इंट पार्ट है, यहाँ से इन ये सब चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। इंटीजर का मतलब क्या होता है, जैसे आप बिना फ्रैक्शन के या बिना डेसिमल पार्ट के कोई नंबर लिखते हैं लाइक 24, तो ये आपका एक इंटीजर वैल्यू है। या आपने लिखा 6 या फिर आपने लिखा 4, दीज ऑल आर इंटीजर्स। ठीक, तो जब नॉर्मल इंटीजर की बात करें तो ये मेमोरी में 2 बाइट लेता है और इसकी जो रेंज है वो है -327682 टू 32767। अब ये जो इंटीजर 2 बाइट ले रहा है हम, और इस 2 बाइट में ये नेगेटिव से पॉजिटिव रेंज इंक्लूड हो रही है। इन केस यदि आपको लगता है कि हमें नेगेटिव साइन स्टोर नहीं करना है, मान लीजिए आप किसी का रोल नंबर स्टोर कराना चाहते हैं, तो रोल नंबर स्टोर कराने के लिए नेगेटिव रोल नंबर तो होता नहीं है, देन वी कैन टेक अनसाइंड शॉर्ट इंट। जब हम अनसाइंड शॉर्ट इंट लेंगे तो क्या होगा, 2 बाइट। एक्चुअली शॉर्ट इंट ये वाला और इंट बोथ आर सेम, आप देखेंगे रेंज भी सेम है और मेमोरी में ऑक्यूपाई करने वाली बाइट भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन केवल लिखने का तरीका बदल गया है। तो ये अनसाइंड शॉर्ट इंट में क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में इंक्लूड हो जाएगी, तो ये जो रेंज है इसकी और इसकी रेंज इसमें मिल जाएगी, यानी कि ये प्लस पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होगी 65535 तक। ठीक, तो ये तो हो गया शॉर्ट इंट और इंट सेम होता है, अनसाइंड में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। ये अनसाइंड शॉर्ट इंट था, तो शॉर्ट जैसे सेम होता है ऐसी अनसाइंड इंट भी सेम होता है। नाउ लॉन्ग इंट, अब नाम से समझ में आ रहा है लॉन्ग इंट मतलब कोई लंबी वैल्यू स्टोर करनी है। यहाँ पर हमारे पास लिमिटेशन क्या था, -32768 से +32767। अब इससे बड़ी वैल्यू करनी है हमें स्टोर, देन वी कैन टेक लॉन्ग इंट। अब लॉन्ग इंट क्या करेगा, 4 बाइट्स मेमोरी में ऑक्यूपाई करता है, इससे डबल हो जाता है। इंटीजर 2 बाइट्स कर रहा था और जो लॉन्ग इंट है वो 4 बाइट्स करेगा। 4 बाइट्स करेगा तो इसकी रेंज भी बढ़ गई, आप देख सकते हैं नेगेटिव पॉजिटिव रेंज बहुत बड़ी हो गई। अनसाइंड में अगेन सेम, अनसाइंड में क्या होगा, ये नेगेटिव वाला पोर्शन जो है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, तो ये इसकी रेंज डबल हो गई। नाउ आता है फ्लोट। फ्लोट डबल एंड लॉन्ग डबल ये इंटर रिलेटेड है। फ्लोट का मतलब है जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू हो, जैसे मान लीजिए आपने 24.5 लिखा, ये फ्लोट है, या 24.0 भी लिखा तो ये इसको फ्लोट कंसीडर करेगा। ये मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है और इसकी रेंज आपको 10 टू दी पावर -38 टू 10 टू दी पावर 38 है। डबल में फ्लोट का ही डेटा टाइप है, यानी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, लेकिन इससे रेंज डबल हो जाएगी। जैसे कि इंटीजर में लॉन्ग इंट हो रहा था, ऐसी फ्लोट में डबल होता है। 8 बाइट्स लेगा, इसकी रेंज आपकी बढ़ गई 10 टू दी पावर -3082 टू 10 टू दी पावर +308। लॉन्ग डबल इससे भी ज़्यादा रेंज बढ़ जाएगी, लॉन्ग डबल में 10 बाइट्स ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी में और इसकी रेंज और ज़्यादा एक्सीड हो जाएगी। तो ये तो हो गए हमारे डेटा टाइप्स। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं, देन हमें बताना होता है कि वो वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। नाउ एक और एसेंशियल चीज़ जो प्रोग्राम बनाने के पहले जानना ज़रूरी है, यूज़ ऑफ सी आउट एंड दिस ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को कहा जाता है पुट टू ऑपरेटर, या फिर बोला जाता है इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये वैल्यूज को स्क्रीन पे इंसर्ट करता है। ठीक है, और ये जो सी आउट है, ये सी आउट क्या है, ये आई स्ट्रीम एक क्लास है, इनपुट स्ट्रीम .h हेडर फाइल है, उसका एक ऑब्जेक्ट है। सी आउट जो है ऑब्जेक्ट है आई स्ट्रीम क्लास का। ठीक है, और क्यों यूज होता है, यूज्ड टू प्रिंट वैल्यू और मैसेजेस। ठीक है, और इसके साथ सी आउट और ये सिंबल दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। लाइक आप लिखेंगे सी आउट, देन आपने सिंबल यूज किया और आप कुछ मैसेज लिखना चाहते हैं, आपने मैसेज लिखा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड।
तो आपने क्या लिखा, सी आउट, और आपने ये सिंबल लगाया और जो मैसेज आपको प्रिंट कराना था आपने लिख दिया, तो ये मैसेज एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। अब मान लीजिए कोई आपने वेरिएबल ले रखा है, कोई ए वेरिएबल ले रखा है जिसमें आपका 10 स्टोर है, इस ए को आपको प्रिंट कराना है, देन यू कैन राइट सी आउट ए देन सेमीकोलन। ठीक है, मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये जो मैसेज है और ये जो वैल्यू है ये दोनों एक संग प्रिंट हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर। कैस्केडिंग किसकी कर रहे हैं, इस ऑपरेटर की, यानी इसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। लाइक हमें मैसेज भी प्रिंट कराना है, वैल्यू भी कराना है, तो हमने मैसेज प्रिंट कराया, सपोज वैल्यू इज, और इसी के साथ में हमें ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो हम अगेन ऑपरेटर लगाएंगे और ए को प्रिंट कर देंगे, देन सेमीकोलन। दिस इज नोन एज कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर। तो एक साथ भी हम कितने भी आगे करके हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मान लीजिए और बी है तो आप इसको और लेके फिर से साइन लगाएंगे और बी लिख देंगे, फिर साइन लगाएंगे, सी लिख देंगे, ऐसे आप कर सकते हैं। नाउ मान लीजिए आपसे कहा कि यू हैव टू मेक अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पर्सन, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी जिसका नाम है iostream.h, क्योंकि इसी हेडर फाइल में सी आउट डिफाइंड है, अदरवाइज आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो जब हेडर फाइल को हम इंक्लूड करते हैं तो इस सिंबल में लिखा जाता है लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन के बीच में iostream.h, ये हमने इसको इंक्लूड कर ली। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई कमेंट लिख सकते हैं। कमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी सुविधा के लिए कुछ रिमार्क डालना चाहते हैं। तो कमेंट भी दो तरह के होते हैं, डबल स्लैश से भी दे सकते हैं और स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के बीच में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यदि मल्टीपल लाइन का कमेंट है तो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश में देंगे, और सिंगल लाइन कमेंट है तो आप डबल स्लैश में लिखेंगे। तो मान लीजिए आपको लिखना है प्रोग्राम टू प्रिंट मैसेज, ये आपने एक कमेंट लिख दिया ऐसे। जो कमेंट्स होते हैं उसको कंपाइलर रीड नहीं करता, उसको इग्नोर कर देता है, ये सिर्फ हमारे यूजर की सुविधा के लिए होता है। जो प्रोग्रामर है वो अपनी सुविधा के लिए लिख रहा है। तो हमने एक मैसेज लिख दिया, लेबल डाल दिया प्रोग्राम टू प्रिंट मैसेज, ये कमेंट है जिसको कंपाइलर नहीं पढ़ेगा। प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, एक्चुअली ये हेडर सेक्शन हो गया। नाउ हमने लिखा वॉइड मेन, ये हमारा मेन सेक्शन हम लिखने जा रहे हैं, और इस मेन सेक्शन में फिलहाल हमें केवल मैसेज प्रिंट कराना है, नेम और एड्रेस ऑफ अ पर्सन। तो हमें कोई वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, मान लीजिए नेम लिख दिया कुछ मोहनदास, ठीक। इसके बाद हमें एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस में हमने लिख दिया सपोज गुजरात। फिलहाल मैंने इतना छोटा सा ही लिखा है। तो ये क्लोजिंग करेंगे तो इसका मतलब यहाँ से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर जाके एंड हो गया। ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है टू प्रिंट नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पर्सन। नाउ यूज ऑफ सी इन ऑपरेटर, जैसे सी आउट हो रहा था किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए यानी आउटपुट के लिए, ऐसे ही ये यूज होगा इनपुट के लिए। तो सीन क्या है, सीन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ आई स्ट्रीम क्लास, और ये किस लिए यूज होता है, यूज टू गेट वैल्यूज फ्रॉम कंसोल। ठीक है, यहाँ पर सी फॉर कंसोल है और इन फॉर इनपुट है। मतलब जो कंसोल है हमारा जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से जो हम वैल्यू इनपुट कराना चाहते हैं, यानी कीबोर्ड से जो भी हम वैल्यू डालें वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ये काम हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सी इन। तो सी इन के साथ में जो यूज होता है वो इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, इस ऑपरेटर को बोला जाता है एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, या फिर हम बोलते हैं गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक, तो जब भी जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वेरिएबल है ए है, कोई ए नाम का वेरिएबल है, इसमें आप वैल्यू रीड कराना चाहते हैं, देन यू विल राइट सी इन
ए। ठीक है, सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है हर स्टेटमेंट के बाद। तो आपने जब सी इन ए लिखा, दैट मीन्स आप रीड कराना चाहते हैं ए की वैल्यू कीबोर्ड के थ्रू। ठीक, तो ये आपका एक वैल्यू रीड हुई ए वेरिएबल में। इसमें भी आप कैस्केडिंग कर सकते हैं। कैस्केडिंग मतलब मल्टीपल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। लाइक आपके पास दो वेरिएबल है ए और बी, आप एक ही स्टेटमेंट में दोनों वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर सकते हैं। दिस इज नोन एज कैस्केडिंग ऑफ ऑपरेटर। ठीक, नाउ चलिए एक प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें सी इन सी आउट का यूज, दोनों का यूज हो जाएगा। प्रोग्राम टू रीड टू नंबर्स एंड कैलकुलेट देयर सम। हमें क्या करना है, दो नंबर रीड करना है और उसका सम निकालना है। तो इसके लिए अगेन इंक्लूड करेंगे फाइल को, देन मेन प्रोग्राम बनाना है हमें, ये स्मॉल में है, वॉइड मेन। देन सबसे पहले आता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का पार्ट, यानी हमें कितने वेरिएबल चाहिए। अब आपको पता है कि दो वेरिएबल, दो नंबर्स को हमें रीड कराना है, मतलब एक मान लेते हैं ए है एक बी है, और फिर रीड कराने के बाद हमने कहा इसका सम कैलकुलेट करो। तो हमें इन दोनों का सम मान लीजिए स्टोर कराना है सम में, दैट मीन्स वी नीड 3 वेरिएबल्स। तो हम यहाँ डिक्लेयर करेंगे, यदि हम इनपुट इंटीजर का लेना चाहते हैं, यानी हम नॉन फ्रैक्शन वैल्यू का सम कराना चाहते हैं, तो हम तीनों नंबर को इंटीजर ले लेंगे, इंटीजर ए कॉमा बी कॉमा सम। हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और एंड कर दिया स्टेटमेंट का सेमीकोलन से। नाउ अब हमें ए और बी की वैल्यू रीड करानी है, तो हमने मैसेज दे दिया एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। जो भी हमें ए बी की वैल्यू चाहिए वो हमने इसको मैसेज दे दिया कि आप डालिए वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब ये तो केवल मैसेज आ रहा है, इससे वैल्यू रीड नहीं हो रही है। वैल्यू रीड कराने के लिए वी हैव टू यूज सी इन ए और फिर दूसरा बी, देन सेमीकोलन। अब जब भी हम प्रोग्राम को रन कराएंगे, तो क्योंकि हमने ये वाली लाइन लिखी है मैसेज में, तो एज इट इज एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी मैसेज आ जाएगा, और ये कर्सर तब तक वहां पर वेट करेगा जब तक कि हम ए और बी, सीन के लिए जो वैल्यू इसने मांगी है वो हम दे ना देते। दो वैल्यू मान लीजिए हमने डाल दी 24 और 56, तो 24 कहाँ चला जाएगा, ए में चला जाएगा, और 56 चला जाएगा बी में। जिस ऑर्डर में हम वैल्यू डालेंगे उसी ऑर्डर में ये ए और बी में चली जाएंगी, यानी पहली वैल्यू ए में जाएगी, दूसरी बी में जाएगी। अब हमें क्या कराना था, इन दोनों का सम, तो हमने लिख दिया सम इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पर क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में होता है। तो ए और बी का सम होगा और इसका जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा सम में। अब इस सम को हमें प्रिंट कराना है, और ए बी को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो हमने पहले सी आउट किया, वैल्यू ऑफ ए इज, यहां पर हमने ए की वैल्यू प्रिंट करा दी। दूसरा प्रिंट करा दिया वैल्यू ऑफ बी इज बी, ये सेमीकोलन है ऊपर, यहाँ भी सेमीकोलन है, और देन हम प्रिंट कराना चाहते हैं सम इज, प्रोग्राम कर दिया क्लोज। तो जब भी आप प्रोग्राम को रन कराएंगे, ये दो नंबर डाले रीड कराएगा। आपने डाला 24 56, तो ये ए और बी में जाएगा, ए और बी 24 प्लस 56 की वैल्यू ऐड होगी और सम में स्टोर हो जाएगी, और मैसेज आ जाएगा। जब आउटपुट आएगा, रिजल्ट जो दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कि वैल्यू ऑफ ए इज, और ए इज के बाद आपने क्या करा है, यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट कराई है, दैट इज 24, तो यहाँ 24 लिखा हुआ आ जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरी लाइन होगी, वैल्यू ऑफ बी इज 56, आपने प्रिंट कराया है, बी की वैल्यू प्रिंट कराई है तो 56 हो जाएगी। इसके बाद कराया है सम, तो सम आएगा, और सम में क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन, यानी कि 70। ठीक, अब एक चीज है,
ये अभी फिलहाल मैंने यहाँ आउटपुट में लिखा है, अलग अलग लाइन पे आ रहा है। यदि आपको अलग अलग लाइन पे चाहिए एक्चुअल में, तो यू हैव टू राइट, यहाँ पर \n लगाना पड़ेगा। ठीक, इसको मैं ठीक से कर देती हूँ। मतलब मैसेज बिगिन करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, \n देन वैल्यू लिखा। यहाँ भी आपने लिखा \n, मतलब न्यू लाइन एंटर करो, न्यू लाइन टाइप करो, देन आप प्रिंट करो। तो \n की वजह से क्या होता है, कर्सर नीचे वाली लाइन पे आ जाता है। जैसे उसने प्रिंट किया वैल्यू ऑफ a इज ये, इसके बाद यहाँ प्रिंट करने के बाद वो न्यू लाइन पे आ जाएगा, \n इज फॉर न्यू लाइन। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम। नाउ व्हाट इफ वी डिवाइड टू इंटीजर्स। अभी हमने क्या किया, ये दो इंटीजर वैल्यू ली है, दोनों को प्लस कराया। अब यदि मान लीजिए कि जो a इंटीजर है उसमें भी 5 लिखा है, b इंटीजर है उसमें 2 लिखा है, तो ये पूछ रहे हैं कि दो इंटीजर को यदि हमने डिवाइड किया, यदि हमने a डिवाइडेड बाय b लिखा तो क्या होगा। हमें लगता है हमारे हिसाब से 2.5 रिजल्ट आना चाहिए। कैलकुलेट तो 2.5 होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यदि आपने c भी इंटीजर लिया है, मान लीजिए जो आपका वेरिएबल है a इंटीजर टाइप का है, b इंटीजर टाइप का है और c भी इंटीजर टाइप का है, और आपने लिखा c इक्वल टू a/b, तो C++ में क्या होता है कि यदि इंटीजर और इंटीजर पर ऑपरेशन होता है, किसी भी तरह का इंटीजर और इंटीजर का ऑपरेशन होगा, तो रिजल्ट भी इंटीजर में मिलता है ऑटोमेटिकली। यानी C में क्या होगा, 2.5 की जगह पर केवल 2 स्टोर होगा। ये चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप इंटीजर C की जगह मान लीजिए फ्लोट C भी ले लेते हैं, इंटीजर में a है, इंटीजर में b है और फ्लोट में c है, और फिर आप लिखते हैं c इक्वल्स टू a/b, तब भी रिजल्ट c में क्या आएगा, 2.0। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जब इंटीजर और इंटीजर पे वर्क हो रहा है, जब इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर हो रहा है, तो रिजल्ट हमें इंटीजर मिल रहा है, यहां से ही जनरेट इंटीजर हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, यानी ऑटोमेटिकली इसका डेटा टाइप चेंज होता है। इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब यदि हम चाहते हैं कि जो रिजल्ट है वो हमारा प्रॉपर 2.5 आ जाए, यानी जब यदि फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आ रही तो सही आए, तो हमें क्या करना होगा, इंटीजर, दोनों इंटीजर की जगह एक इसमें से इंटीजर रखें और एक को हम फिलहाल के लिए फ्लोट कर दें, ऐसा कुछ करना होगा। तो इसके लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, जैसे हमने ये लिखा c इक्वल टू a+b, इस जगह पे क्या लिखेंगे हम, ये वाला स्टेटमेंट ना लिख के हम लिखेंगे c इक्वल्स टू, हम a या b के आगे इस तरह से फ्लोट लिख देंगे। तो ये टेम्पररीली केवल इस एक्सप्रेशन के लिए, जैसे a है, a फ्लोट में ट्रीट होगा, वो मानेगा कि a इज अ फ्लोट वैल्यू। तो जब फ्लोट और इंटीजर पे रिजल्ट कैलकुलेशन होगा, तो रिजल्ट जो आएगा वो 2.5 इसको मिल जाएगा। तो ये जो हमने फोर्सफुली इसको कहा कि a को फ्लोट की तरह ट्रीट करो, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो जब भी आप कुछ ऐसे ऑपरेशन करते हैं जहां रिजल्ट की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आ सकती है, लेकिन जिन वैल्यूज पे ऑपरेशन हो रहा है वो इंटीजर है, तो आपको ये टाइप कास्टिंग करने की याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज रिजल्ट हमारा इनकरेक्ट आएगा। नाउ एक प्रोग्राम और ले लेते हैं, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है SI इक्वल टू P मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 100। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए यदि प्रोग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, हैश इंक्लूड iostream.h। अब जैसे मैंने बताया था कि वी नीड टू डिसाइड हाउ मैनी इनपुट्स वी नीड या हाउ मैनी वेरिएबल्स वी नीड। हमें दिख रहा है कि P, R और T तो हमें रीड कराना है यूजर से, और SI एक वेरिएबल और चाहिए जिसमें हम रिजल्ट कैलकुलेट कराएंगे। तो यहाँ भी हमें दिख रहा है कि जो SI है, SI में भले ही PRT हमारी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप की हो, लेकिन डिवाइड बाय 100 हो रहा है, दैट मीन्स SI में जो रिजल्ट है वो फ्रैक्शन में आ सकता है। तो ऐसे केस में या तो हम सभी को फ्लोट ले लें, और सबको ना भी लें तो जहाँ जैसे रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पॉइंट्स में आ सकता है, तो हम उसको केवल फ्लोट ले सकते हैं। लाइक हमने ले लिया इंटीजर P एंड T, और हमें रेट जो है वो फ्लोट में चाहिए R,
और साथ में जो SI नाम का वेरिएबल जिसमें हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कराएंगे वो भी हम चाहते हैं कि फ्लोट में हो। तो हमने दो तरह के, दो वेरिएबल इंटीजर ले लिए, दो वेरिएबल फ्लोट के ले लिए। ठीक, नाउ अब हमें क्या करना है, PROT की वैल्यू यूजर से मांगनी है। हमने यूजर को मैसेज दिया एंटर प्रिंसिपल रेट एंड टाइम, तीनों वैल्यू हमने एक साथ मैसेज कर दिया। तो तीन, ये केवल मैसेज है, इससे रीड नहीं होगा। रीड कराने के लिए हमें CIN यूज करना पड़ेगा। CIN में हमने सबसे पहले दिया P, देन R, मतलब पहले वैल्यू हमें रीड करानी है प्रिंसिपल की, देन रेट की, देन टाइम की। अब जब हमारे पास तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, देन वी नीड टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, यानी हमें ये फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करना है। तो कैसे लिखेंगे हम, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T, और इसका होल लेके इसका लिखेंगे हम डिवाइडेड बाय 100 एंड सेमीकोलन। तो हमारे SI में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होके स्टोर हो जाएगा, देन वी कैन प्रिंट इट्स आउटपुट। हम चाहें तो चारों वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। अगेन हम \n का यूज कर रहे हैं जिससे न्यू लाइन पे आए। तो हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट हमने प्रिंट करा दिया P, देन रेट हमने प्रिंट करा दिया R। मैं इतना छोड़ के इसलिए लिख रही हूँ जिससे हमारा जो आउटपुट आए वो सिमेट्री में आए, अदरवाइज वो आगे पीछे दिखाई देगा। देन टाइम इज T, देन हमें प्रिंट कराना है जो हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। SI, और ये हमारा हो गया प्रोग्राम क्लोज। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोग्राम। तो ये कुछ असाइनमेंट्स हैं जो आज के क्लास में हमने पढ़ा है, आज के वीडियो में हमने जितना भी डिस्कस किया है उस बेस पर आप ये तीनों प्रोग्राम्स को बना पाएंगे। पहला प्रोग्राम है राइट अ C++ प्रोग्राम टू रीड 3 इंटीजर्स एंड कैलकुलेट देयर सम एंड एवरेज, यानी आपको 3 नंबर्स रीड कराने हैं। 3 नंबर्स आप रीड कराएंगे डिफरेंट, उनका सम कैलकुलेट करेंगे और जो सम होगा उसके हेल्प से आप एवरेज निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा प्रोग्राम है राइट अ C++ प्रोग्राम टू रीड लेंथ एंड ब्रेथ, यानी दो चीजें आपको रीड करानी है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेथ रीड कराएंगे और उन वैल्यूज के हिसाब से आप फॉर्मूला पुट करके एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे। नाउ थर्ड प्रोग्राम इज राइट अ C++ प्रोग्राम टू रीड अ साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की क्या एक साइड रिक्वायर्ड होती है, तो एक साइड की वैल्यू आप रीड करेंगे और साइड की वैल्यू रीड हो जाएगी तो उस बेस पे आप क्या करेंगे, इट्स एरिया कैलकुलेट करेंगे एंड देन पेरीमीटर करेंगे। एक साइड की वैल्यू मिलने पर हमारा जो फॉर्मूला है, दोनों ही फॉर्मूले में एक साइड की वैल्यू चाहिए, उस बेस पे आप एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 3 प्रोग्राम्स आपको बनाने हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट है। आई होप आपको आज के कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।